अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो यू आर वाचिंग दी एपिसोड 3 ऑफ द ग्रीन वीक। तो आप सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत सॉरी कल, क्योंकि मैं अपनी वीडियो नहीं अपलोड कर सका, क्योंकि ये जो आज का वीडियो का टॉपिक है इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी थी और रिसर्च करने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। तो इंशाल्लाह आगे हम रेगुलर वीडियो डालेंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के पीछे पूरी स्टोरी क्या है, ये कंट्री कैसे आज़ाद हुआ। आज इस फ्लैग को हम अपने घरों की छतों पे लगाते हैं, इस फ्लैग को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध फतह करते ही मुसलमानों ने हिंदुस्तान आना शुरू कर दिया, जिसके बाद 712 से लेके 1707 तक मुसलमानों की कई सल्तनतों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत किया। लेकिन 1707 में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुसलमानों की तारीख ही बदल दी। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के साथ ही मुसलमानों का और मुग़ल सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तजारत के बहाने आई थी, उन्होंने ताकत पकड़ना शुरू कर दी। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने शिकस्त खाई बैटल ऑफ प्लासी में। इस वाक़े के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की राह में बहुत कम लोग बच गए थे और फिर अगले 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ इलाकों पर रूल करती रही, जिसे कंपनी रूल का नाम दिया जाता है। 1857 में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की क़यादत में हिंदुस्तानियों ने बगावत कर दी। इसको ब्रिटिश ने क्रश तो कर दिया, लेकिन इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़वाल शुरू हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इंडिया पर रूल करना शुरू कर दिया और इस ईरा को हम ब्रिटिश राज का नाम देते हैं। ब्रिटिश राज के ईरा में ये 90 साल 1857 से 1947 तक मुसलमानों की बेहद ह्यूमिलिएशन हुई, क्योंकि ये बात वाज़िया थी कि मुसलमानों का किरदार जंग आज़ादी में हिंदुओं से ज़्यादा था। इस पूरी ह्यूमिलिएशन में एक अहम वाक़या पार्टीशन ऑफ बंगाल है। बंगाल हिंदुस्तान का एक बहुत अहम और बहुत ताकतवर सूबा था। ये बहुत बड़ा सूबा था। कहा जाए कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा था तो ये बात गलत ना होगी। इस सूबे की ज़्यादातर ताकत हिंदुओं के कंट्रोल में थी। इस सूबे का माशी निज़ाम, इक़्तिसादी, सारा कुछ हिंदुओं के कंट्रोल में था। 1905 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन की रिक्वेस्ट पर इस सूबे की पार्टीशन कर दी गई। इस सूबे को ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया गया। अंग्रेज़ों का मानना था कि ये एक बहुत ही बड़ा सूबा है, न इसे चलाना एक गवर्नर के बस की बात नहीं। जिसके बाद मुसलमानों को ये देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से ज़्यादा थी और इसका मतलब था कि मुसलमानों का इन्फ्लुएंस भी उस एरिया पे ज़्यादा होगा। लेकिन हिंदुओं से ये बात बर्दाश्त ना हुई और वो इस फैसले से नहायत नाखुश हुए। उन्होंने हर कोशिश की कि इस फैसले को रद्द करवाया जा सके, मगर फिल वक्त वो नाकाम रहे। हिंदुओं के इस रवैये को देखते हुए सर आगा खान की क़यादत में 1906 में एक वफ़द शिमला रवाना किया गया। इस वफ़द का मकसद था कि वो लॉर्ड मंटो से मिले और उनको चंद नुकात पर राज़ी करे। इसमें एक स्पेशल डिमांड उनकी ये थी कि आपका जो अपना गवर्नमेंट सिस्टम है जो इंडिया पर रूल करता है, उसमें जो आपका एक स्पेशल नंबर ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कि वो लोग मुस्लिम आबादी वाले इलाकों पे हुकूमत करें। स्पेशल नंबर ऑफ मुस्लिम लीडर्स होना चाहिए कि इतने सीट्स पर सिर्फ मुस्लिम्स ही बैठेंगे। तो ये उनकी डिमांड थी। सेकंड डिमांड उनकी ये थी कि उस वक्त मुसलमानों की अलहदा कोई जमात नहीं थी, कोई अलहदा पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तो वो चाहते थे कि उनकी भी एक अलहदा से पॉलिटिकल पार्टी हो। तो पहले तो अंग्रेज़ों ने पूछा कि आपने पॉलिटिकल पार्टी का करना क्या है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे के पूरे हिंदुस्तान की कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो आपने क्या करना है। बट फिर भी उनको सेकंड यानी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की परमिशन तो मिल गई, लेकिन उनकी जो फर्स्ट डिमांड थी कि
एक स्पेशल नंबर ऑफ मुस्लिम लीडर्स गवर्नमेंट में होना चाहिए वो पूरी ना की जा सकी। लेकिन मुसलमान इससे बहुत खुश हुए, वो आए, उन्होंने खूब जश्न मनाया और बहुत रोला मचा के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वायसराय लॉर्ड मंटो ने मुसलमानों को पार्टी बनाने की इजाज़त दे दी। और फिर इसके बाद 1906 में ही मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग के क़याम के बावजूद हिंदुओं ने फसादात जारी रखे। वो हरगिज़ ये बर्दाश्त ना कर सकते थे कि मुसलमानों का बंगाल पर ज़रा सा भी इन्फ्लुएंस हो। उन्होंने ब्रिटिश प्रोडक्ट का बाइकआउट शुरू कर दिया और उन्होंने टैक्स देने भी बंद कर दिए, जिसके बाद मजबूरन अंग्रेज़ हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और इस एक्ट को 1911 में ख़त्म कर दिया गया। इस एक्ट के ख़त्म करने से मुसलमान नहायत नाखुश हुए, बेहद उनमें एहसास महरूमी पैदा हुआ। 1909 में मुसलमानों की ये डिमांड कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उनके गवर्नमेंट में होने चाहिए, मंटो मॉर्ले एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तस्लीम कर ली। लेकिन कांग्रेस ने इस एक्ट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रहनुमा लखनऊ में मिले और इनके बीच एक मुआहदा तय पाया जिसे मिसाके लखनऊ या लखनऊ पैक्ट का नाम दिया जाता है। इस मुआहदे के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों को अलहदा कौम तस्लीम कर लिया और मुसलमानों की ये डिमांड कि उनका एक स्पेशल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में होना चाहिए वो भी बात तस्लीम कर ली। इस पैक्ट के तहत ये मुआहदा हुआ कि तीन हिंदू रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसी बीच अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया। असल में हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम आ चुका था। जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी ये एक साथ लड़ रहे थे जिन्हें सेंट्रल पावर्स का नाम दिया जाता था और ये ब्रिटिश, फ्रेंच और रशियंस के अगेंस्ट लड़ रहे थे। बाद में इन्हें इटालियंस और अमेरिकन्स ने भी ज्वाइन किया ब्रिटिश को। तो ब्रिटिश को शुरू में मैन पावर्स की ज़रूरत थी क्योंकि वो जर्मन्स और ऑटोमन्स को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी से काम लेने का फ़ैसला किया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कई मुस्लिम्स भी थे। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर ने इस जंग में एंट्री मारी ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो जितने भी मुस्लिम्स थे उन्होंने कहा कि हम तो भाई ऑटोमन एम्पायर से नहीं लड़ेंगे। लेकिन ब्रिटिश ने फिर एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस की लंदन में, जिसके बाद ये तय पाया कि ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरी और खिलाफत को ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये जंग जर्मनी के ख़िलाफ़ है और ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी के हक़ में ज्वाइन किया है। लेकिन ब्रिटेन जंग जीतने के बाद ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट कोई कदम नहीं लेगा। आखिरकार 1918 में ब्रिटिश, फ्रेंच और इटालियंस ने ये जंग जीती, जिसके बाद जर्मनी और उसके इत्तेहादी यानी ऑटोमन एम्पायर पे बेहद पाबंदियाँ लगाएंगी। सबसे पहले तो ऑटोमन एम्पायर की आर्मी ख़त्म कर दी गई और फिर उसके बाद ब्रिटिश ने ऑटोमन एम्पायर की हदूद में से बहुत सारे इलाके जैसा कि फ़लस्तीन, इराक, सीरिया और लेबनान और भी बहुत सारे, पूरा मिडल ईस्ट ऑटोमन एम्पायर से छीन के फ्रेंच और अपने कंट्रोल में कर लिया। इस बात से बरसगीर के मुसलमान बेहद नाराज़ हुए। उन्होंने ऑटोमन एम्पायर की खिलाफत को बचाने के लिए तहरीक खिलाफत शुरू। मुसलमानों की 2 शर्तें थी। एक तो ये कि ऑटोमन एम्पायर की खिलाफत को कायम रखा जाए और तुर्की की हदूद में कोई कमी ना की जाए। लेकिन ब्रिटिश पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। सबसे तंग आते हुए बरसगीर के उलमा ने एक फतवा लागू किया कि मुसलमानों का ब्रिटिश के ज़ेरे इंतज़ाम रहना हराम है और मुसलमानों को दारुस्सलाम में हिजरत कर जानी चाहिए। जिसके बाद लाखों हज़ारों मुसलमान अफ़गानिस्तान की तरफ रवाना हुए, लेकिन अफ़गानिस्तान में उन्हें अपने मुल्क से आने से मना कर दिया और उन्हें मजबूरन बरसगीर वापस आना पड़ा, जिसके बाद उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। इस सारे को हम हिजरत मूवमेंट कहते हैं। और 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने टर्की की खिलाफत भी ख़त्म कर दी, जिसके बाद मुसलमानों की रही सही मुज़ाहमत जो खिलाफत के हक़ में थी वो भी ख़त्म हो गई। ब्रिटिश के इस कदम ने मुसलमानों के दिल में ब्रिटिश का इत्मीनान बुरी तरह से ख़त्म कर दिया और अब उन्हें ब्रिटिश से और भी ज़्यादा नफ़रत होने लगी और आज़ादी का एक जज्बा मुसलमानों के दिल में पैदा हुआ। ब्रिटिश का धोखा देने के साथ ही हिंदुओं ने भी मुसलमानों को धोखा दे दिया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के एक अलग कौम होने से इनकार कर दिया, जो कि वो लखनऊ पैक्ट में तस्लीम कर चुके थे, लेकिन उन्होंने अब इनकार कर दिया। और साथ ही में उन्होंने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव का भी
जो स्पेशल नंबर उन्होंने एक्सेप्ट किया था वो उससे भी उन्होंने इनकार कर दिया। कायद-ए-आज़म ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और अपने मशहूर ज़माना 14 नुकात पेश किए। पहले ब्रिटिश, फिर हिंदुओं ने भी मुसलमानों को धोखा दे दिया। इसके बाद मुसलमानों के दिल में शदीद एहसास महरूमी होने लगा कि वो जो कहते हैं उनकी बात रिजेक्ट कर दी जाती है। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के एहसास महरूमी को देखते हुए इलाहाबाद में अपने खुतबे के दौरान फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए। खवा हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के अंदर रहकर या बाहर रहकर आज़ादी हासिल करे, मुझे शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमानों का मुक़द्दर नज़र आता है। कायद-ए-आज़म ने अल्लामा इकबाल के इस नज़रिए की हमायत की और 1933 में चौधरी रहमत अली ने इस नज़रिए को पाकिस्तान का नाम दे दिया। 1934 में कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग की भागदौड़ संभाली और जमात को मजबूत करना शुरू कर दिया। 1935 में ताज बरतानिया ने हिंदुस्तान के लिए एक नया आइन मुतारिफ करवाया। इस आइन के तहत 1937 में इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस ने एक मेजॉरिटी वोट्स हासिल किए और मुस्लिम लीग ये इलेक्शन बुरे तरीके से हार गई। कांग्रेस राज के आगाज़ के साथ ही मुसलमानों पर जुल्म सितम की शुरुआत हो गई। सबसे पहले तो कांग्रेस का मिशन था कि उन्होंने मुसलमानों की अलग आइडेंटिटी को ख़त्म करना है। इसके बाद मुस्लिम बच्चों को कहा जाता कि वो स्कूल आते हैं तो तिलक लगा के आए, और मंदिरों में स्कूल बनाए जाते जहाँ पे मुस्लिम से ज़बरदस्ती पूजा करवाई जाती, और जब इससे मना करते तो उन्हें स्कूल आने से रोक दिया जाता। और कई मुसलमानों को जॉबलेस कर दिया गया, उनसे उनकी नौकरियां छीन ली गईं। मुसलमानों को हर लिहाज से एक्सप्लॉइट किया गया। जिस तरह से मुसलमानों को ह्यूमिलिएट किया जा सकता था कांग्रेस ने किया। 1939 में कांग्रेस राज आके इख्तिताम पजीर हुआ। इसके साथ ही मुसलमानों को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने 1937 के इलेक्शन में जिन्ना को सपोर्ट नहीं किया था, और कायद-ए-आज़म की कॉल पे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान यौम निजात मनाने सड़कों पर निकल आए। पूरे मुल्क में डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया। अंग्रेज़ों की तरफ से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज होने और कांग्रेस के हाथों में जुल्म सितम सहने के बाद मुसलमानों के अंदर अब आज़ादी का जज्बा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। उनके अंदर एक अलहदा मुल्क की ख्वाहिश और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक करारदाद पेश की गई जिसे हम आज करारदाद लाहौर के नाम से जानते हैं। इस करारदाद में मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा कर दिया। ये तारीख में पहली बार था कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया हो। इसके बाद मुसलमानों ने अलहदा वतन की जद्दोजहद शुरू कर दी। कांग्रेस ने इस करारदाद को रिजेक्ट कर दिया, जबकि ब्रिटिश प्रेस ने इसे जिन्ना का पाकिस्तान करार दिया। 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ताज बरतानिया ने सर स्टीफर्ड क्रिप्स के सदारत में एक मिशन हिंदुस्तान भेजा। को चंद पॉइंट्स पर रजामंद करने की कोशिश की, मगर हर कोशिश नाकाम रही। क्रिप्स मिशन की चंद तजावीज़ ये थीं। जंग के बाद बरसगीर बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं कर सकेगी। दिफा, अमूर खारजा, मवासिलात वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सुबुत कर दिए जाएंगे। आइन साजी के लिए एक मरकज़ी असम्बली मुंतखब की जाएगी, जिसके चुनाव का इख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को हासिल होगा। आइन मुकम्मल हो गया तो इसे हर सूबे की तौसीक के लिए भेजा जाएगा। जो सूबे आइन को पसंद नहीं करेंगे वो बाइख्तियार होंगे कि मरकज़ से अलहदा होकर अपनी आज़ाद हैसियत कायम करें। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे। क्रिप्स मिशन की इन तजावीज़ को मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा कई दूसरी पार्टियों ने भी रद्द कर दिया। मुसलमानों का मुतालबा सिर्फ अलहदा ममलिकत का हसूल था, लेकिन कांग्रेस इस बात पर रजामंद नहीं हो रही थी। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मुल्क भर में डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का फैसला किया, क्योंकि हिंदू अंग्रेज़ों के बाद बरे-सगीर पे हुकूमत का ख्वाब देख रहे थे। इस रोज़ बरे-सगीर में जगह जगह जलसे किए गए, जिसमें पाकिस्तान का मुतालबा किया गया।
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 2 फरवरी 1947 को ऐलान किया कि हुकूमत जून 1948 तक इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर देगी। 3 जून 1947 को ब्रिटिश एम्पायर ने बरसगीर की तकसीम का ऐलान किया। ब्रिटिश एम्पायर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत वीक हो चुके थे, वो जल्द से जल्द हिंदुस्तान को छोड़ना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने ऐलान किया कि वो तमाम तर इक़्तिदार 14 अगस्त 1947 तक हिंदुस्तान के नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। 3 जून के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मंजूर किया, जिसके तहत हिंदुस्तान को 2 रियासतों में तकसीम किया जाएगा। पंजाब और बंगाल के इलाकों की तकसीम का फैसला होने लगा तो बरतानवी हुकूमत ने सर रेडक्लिफ की सरबराही में एक कमीशन कायम किया, जिसका मकसद ये था वो दोनों मुल्कों के बॉर्डर्स यानी बाउंड्रीज डिसाइड करें। तकसीम में रेडक्लिफ ने मशरकी पंजाब के कई मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत को दे दिए और इसी तरह कई मुस्लिम अक्सरियती इलाके भी भारत को दे दिए गए। रेडक्लिफ और उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस से अच्छे ताल्लुकात का बहुत अच्छा मुजाहरा किया। इस सब के बावजूद 27 रमज़ान मुबारक 14 अगस्त 1947 को रेडियो पर एक आवाज़ गूंजी। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे हैं। तुलुए सुबह आज़ादी और पाकिस्तान एक आज़ाद ममलिकत बनकर दुनिया के नक्शे पे उभरा। तो ये थी जी स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अभी और भी बहुत सारी एपिसोड रहती हैं द ग्रीन वीक की और हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ एपिसोड 4 में यानी कल। तो टेक केयर, बाय बाय, टाटा एंड अल्लाह हाफिज़।